वक्त मौलाना अताउर रहमान साहब दामद बरकातुहुम बानी व मोहतमिम अल जामियतुल हबीबिया पुरैनी भागलपुर को दावत दे रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी बसीरत अफरोज खिताबत से सामईन के महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिहि। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज हम आम दिनों की तरह कोई जलसा सुनने और वाह वाह करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक इंतहाई संजीदा और नाजुक मसले पर अपनी मालूमात हासिल करने के लिए और अपने जहन को आने वाले ख़तरे के लिए तैयार करने आए हैं। मैं आपसे बहुत साफ साफ तरीके से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए शुरू से आखिर तक बदनीयती का खेल है। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मसला गद्दी का नहीं है, मसला हुकूमत का नहीं है, बल्कि मसला गद्दी पर बैठने वाले का है। जिस तरीके से एक राइफल होती है, उस राइफल का कोई मजहब नहीं। यही राइफल अगर एक लुटेरे के हाथ में होगी तो वो उससे जान लेने का, आबरू लूटने का, माल लूटने का काम करेगा। यही राइफल अगर किसी सिपाही के हाथ में होगी और वो सिपाही ईमानदार होगा तो इससे पब्लिक की जान बचाएगा, पब्लिक की इज्जत बचाएगा, पब्लिक की आबरू की हिफाजत करेगा। यही राइफल अगर किसी सरहद के फौजी के हाथ में होगी तो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेगा। राइफल का अपना कोई मजहब नहीं है, मसला है राइफल को थामने वाले हाथ का। ये हाथ कैसा है? अगर ये हाथ ईमानदार है तो राइफल से ईमानदारी का काम लिया जाएगा, और अगर राइफल थामने वाला हाथ बेईमान है तो इसी राइफल से बेईमानी का काम लिया जाएगा। और बेईमानों की एक बहुत बड़ी पहचान है, बेईमानों की बहुत बड़ी पहचान ये है कि उसके दिल में जो होता है वो उसकी जुबान पर नहीं होता,
और जो उसकी जुबान पर होता है वो उसके दिल में कभी नहीं होता। आइए मैं आपको याद दिलाऊं भाई, यहां पर जरा जोर से मत बोलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? आप भाइयों से अनुरोध है, गुजारिश है कि यहाँ पर हंगामा मत करो। बोलना हो तो किनारे जाके बोलो। रज़ाकार हजरात से भी गुजारिश हूं कि आप जरा पीछे चलो। यही अमेरिका जिसके साहेब बहादुर 24 तारीख को हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनके आने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साहेब बहादुर की नज़र में किसी गरीब की झोंपड़ी ना आए, इसके लिए लंबी ऊंची दीवार कायम की जा रही है। मैं कहता हूं यही मामला है अछूत होने का, अछूत बनाने का। इससे पहले भी जालिमों ने ये निजाम बना के रखा था कि जब हम निकले तो हमारी नजर किसी अछूत के ऊपर ना पड़े। यही मामला किया जा रहा है कि ट्रंप आए तो उसकी निगाह किसी दलित बस्ती पर ना पड़े। मैं उसी अमेरिका की बात करता हूं। अमेरिका को एक मुस्लिम मुल्क को तबाह करना था, इराक के ऊपर हमला करना था, उसे चूर करना था। तो याद करो अमेरिका ने पूरी दुनिया को क्या यकीन दिलाया था। अमेरिका ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि इसने केमिकल हथियार का भंडार जमा करके रखा है। याद है जहनों में? अमेरिका ने हमला किया, हमला करके इराक को चूर चूर कर दिया, तहोबाला कर दिया। और जब लड़ाई खत्म हुई तो इराक के जिस्म पर इतने घाव थे, इतने घाव थे कि कोई उसे गिन भी नहीं सकता था। पूछा गया साहिब बहादुर से कि आपने इराक को बर्बाद किया था और बहाना ये बनाया था कि उसके पास केमिकल हथियार है, उसके पास रासायनिक हथियारों का भंडार है। कहीं किसी कोने में तुम्हें कोई हथियार मिला हो तो जरा दुनिया को दिखाओ कि वाकई वो हथियार रखे हुआ है। लेकिन नहीं, केमिकल हथियार का कहीं दूर दूर तक कोई पता नहीं था। सिर्फ बहानाबाजी थी। इराक के ऊपर हमला करने के लिए उसे एक बहाना चाहिए था और उसने एक फर्जी बहाना पूरी दुनिया के सामने पेश करके इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। आज बिल्कुल वही हाल ट्रंप के दोस्त मोदी जी और उनके साथी अमित शाह कर रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये पूरा CAA का खेल क्या है, NRC और CAA का खेल क्या है? पूरा खेल दूसरों के यतीम बच्चों को गोद में लेने के लिए अपने सगे बच्चों को यतीम खाने भिजवाने का है। मैं कहता हूं कि दूसरों के यतीम बच्चों को गोद लेना बहुत अच्छी बात है, सहारा तो किसने मना किया है। लेकिन दूसरों के बच्चों को गोद लेने के लिए अपने बच्चों को यतीम खाने भिजवाना कहाँ का इंसाफ है? सिर्फ शहरियत देने का मसला है तो संविधान के अंदर पहले से ये बात मौजूद है कि कोई भी हुकूमत किसी भी वक्त किसी को शहरियत देना चाहे उसका ज़ाब्ता बना हुआ है, उसका कानून बना हुआ है। उस ज़ाब्ते और कानून के तहत उसे शहरियत दे सकती है। चुनांचे 6 साल में इसने 4000 लोगों को शहरियत दी। कभी किसी मुसलमान ने कोई उंगली उठाई? आइंदा भी अगर कोई वाकईतन परेशान हो रहा था
तुम और 40,000 को शहरियत देते, कोई बोलने वाला नहीं था, उसके लिए अलग से बिल लाने की क्या जरूरत है? बार बार साहिब बहादुर कहते हैं कि किसी की शहरियत छीनने का मसला नहीं है, शहरियत देने का मसला है। हम कहते हैं साहब, यकीन तो उसकी बात पे किया जाता है, यकीन तो उसकी बात पे किया जाता है जो सच भी बोलता है। और आप लोग तो झूठ की ऐसी किताब पढ़े हुए हैं कि कभी कभी गलती से सच बोल देते हैं। आपकी बात पे हम कैसे यकीन कर लें? आप कुछ कहते हैं, अमित शाह कुछ कहते हैं, अमित शाह कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं, मसला उसका नहीं है। और अगर ये सीएए सिर्फ दूसरों को शहरियत देने का मसला है, जो बांग्लादेश के सताए हुए हैं, जो पाकिस्तान के सताए हुए हैं, जो अफगानिस्तान के सताए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो साफ साफ तरीके से बात कीजिए कि ये दूसरों की शहरियत के देने का मसला था। दूसरों को शहरियत और नागरिकता हम देंगे। आसाम के 20 लाख आदमी आपके कानून की वजह से बाहर कैसे हुए? आपकी नजर के सामने 20 लाख आदमी सिर्फ एक स्टेट में बाहर हो गए आपके इस गलत कानून की वजह से, और आप कहते हैं कि ये मसला शहरियत देने का है, लेने का नहीं है। फिर उसमें तमाशा देखो। अरे भाई क्या कर रहे हो यहां पर? सामने में आप लोग इस तरह करें, बोलने वाले के जहन पर क्या असर पड़ता है आपको क्या अंदाजा है? मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, बहुत साफ तरीके से अर्ज करना चाह रहा था कि आपने जो कानून बनाया एनआरसी का, हम देख रहे हैं। आप कहते हैं हम किसी की नागरिकता लेते नहीं है, देते हैं। तो एक माँ बाप का नाम एनआरसी के अंदर मौजूद है, बेटे का नाम एनआरसी से बाहर कैसे हुआ ये आप बताओ? बाप इंडियन है, माँ इंडियन है, बाप माँ दोनों हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उसकी औलाद विदेशी हो गई। कौन सा काला कानून आपने लाके रखा है? हिंदुस्तान के अंदर सदर रहने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद, उनका खानदान एनआरसी से बाहर है। इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस करने वाला 38 साल तक उसने सर्विस किया है मिलिट्री में, उसका नाम एनआरसी से बाहर है। जब ऐसे ऐसे लोग एनआरसी से बाहर हैं तो आपको क्या अंदाजा है कि कमजोर किस्म के लोग, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हों, कमजोर किस्म के लोग चाहे वो देहातों में रहते हों, कमजोर किस्म के लोग चाहे गंगा के किनारे दियारा में रहते हों, कमजोर किस्म के लोग चाहे वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे हों, क्या कभी अपनी शहरियत और नागरिकता का फरमान आपको दे सकेंगे? कभी नहीं दे सकेंगे, कभी नहीं दे सकेंगे। और देखो, नई तारीख देखो, नया वाकया देखो। जुबैदा नाम की एक औरत है, जाने दो जी। जुबैदा नाम की एक औरत है, उसका नाम एनआरसी से बाहर है। और तमाशा देखो, उसके बाप का नाम एनआरसी के अंदर है। इस जुबैदा का शौहर बीमार, इस जुबैदा की एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, इसी जुबैदा
कि एक बच्ची घर से गायब हो गई, इसी जुबैदा की एक बच्ची और है, अब ये बेचारी उसके लिए लड़ रही है। वहां का कि हाई कोर्ट वो कह रही है कि तुम अपने नागरिक होने का प्रमाण पत्र दो, सबूत दो कि तुम हिंदुस्तानी हो। अपना 14 या 15 प्रूफ उसने हाई कोर्ट के सामने पेश किया। उस औरत ने 15 प्रूफ पेश किया और हाई कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया, ये मानने के लायक नहीं है। इस प्रूफ पेश करने के चक्कर में उसने अपना 3 बीघा जमीन बेच दी और 3 बीघा जमीन बेच के सारा पैसा उसने कोर्ट का चक्कर लगाने में लगा दिया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। मैं पूछता हूं, इस पूरे मजमे में कोई एक आदमी बता दे कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तुम अपनी नागरिकता कैसे साबित कर पाओगे? मैं बहुत साफ तरीके से कहता हूं, मौजूदा हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि इंसाफ पाने के जितने रास्ते हो सकते थे वो सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद कर दिए गए। तुम मीडिया के जरिए अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकते थे, वो रास्ता तुम्हारे लिए बंद है। पुलिस को अपनी मदद के लिए आवाज दे सकते थे, वो रास्ता भी तुम्हारे लिए बंद है। कोर्ट में जाके वहां से इंसाफ हासिल कर सकते थे, वो रास्ता भी तुम्हारे लिए बंद है। सदर जमहूरिया के पास जाकर तुम रहम की अपील कर सकते थे, इंसाफ की गुहार लगा सकते थे, लेकिन वहां भी उन्हीं का आदमी बैठा हुआ है। मैं कहता हूं, नीचे से लेके मलेट्टी तक कोई दरवाजा तुम्हारे लिए खुला नहीं रहने दिया गया है। अब मुझे बताओ कि अब क्या करोगे? अपने दरवाजे पे बैठ के अपनी किस्मत का इंतजार करोगे? अपने दरवाजे पे बैठ के अपनी किस्मत का इंतजार करोगे? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, उसने पीछे हटाया, हम पीछे हटे। बाबरी मस्जिद के मसले में पीछे हटाया, हम पीछे हट गए। 3 तलाक के मसले में पीछे हटाया, हम पीछे हट गए। 370 के मसले में उसने पीछे हटाया, हम पीछे हट गए। और पीछे हटते हटते हम दीवार से लग गए और वो हथियार लेके हमारे सामने खड़ा है। अब बताओ क्या करो? चुपचाप उसका हथियार अपने सीने पे खाते चले जाओगे? नहीं, अब पलटने की बारी है। हमारा हौसला था, हमने आखिरी हद तक अपने हौसले से काम लिया, तुमसे नहीं टकराए। एहतराम किया हमने सुप्रीम कोर्ट का, एहतराम किया हमने तुम्हारे फैसले का, एहतराम किया हमने अपने हिंदुस्तानी होने का। पीछे हटते चले गए, लेकिन तुमने हमें दीवार से लगा दिया है। अब हमारे पास पीछे हटने के लिए कोई जगह बाकी नहीं है, तो अब बारी पलटने की है। हम पलटेंगे और तुमको पलटा के छोड़ेंगे। मैं एक तारीख बताना चाहता हूं। बेईमानों के हाथ में जब जब ताकत आई है, बेईमानों को लोगों ने गलती से जब जब कुर्सी पे बैठा दिया है, तो चूंकि उनके दिल में इंसानियत का कोई एहतराम नहीं होता। और मैं कहता हूं कि बर्तन से वही निकलता है जो उसके अंदर होता है। गिलास में अगर दूध होगा तो उससे दूध निकलेगा, पानी होगा तो उससे पानी निकलेगा, और शराब होगी तो उससे शराब निकलेगी। इसी तरीके से गद्दी पे बैठने वाले के दिल में अगर इंसाफ होगा तो मुल्क के लोगों के साथ इंसाफ करेगा, और गद्दी पे बैठने वाले के दिल में अगर जुल्म होगा, बेइंसाफी होगी, तो उसके दिल से तमाम जनता के लिए जुल्म निकलेगा, बेइंसाफी निकलेगी। और ये एनआरसी तो जरा अंडे से बाहर आ गया है।
वरना अभी मोदी जी की झोली में ऐसा अंडा भी है जिससे बच्चा नहीं निकला है। मैं आपको बताऊं बड़े साफ लफ्जों में, अगला जो बच्चा इस अंडे से निकलने वाला है वो है परिवार नियंत्रण का, यानी सिर्फ एक आदमी 2 ही बच्चे रख सकता है, उससे ज्यादा आगे नहीं रख सकता। और किसी के पास अगर 2 से ज्यादा बच्चे हों तो उसके लिए तमाम सहूलतों का, सारी फैसिलिटीज का दरवाजा बंद कर दिया जाए। मैं कहता हूं मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हो, जरा सामने आगे बताओ तो। पहले माता जी से पूछो कि माता जी आपके कितने बच्चे हैं। अगर 2 ही बच्चों का मसला था तो तुम्हारी माँ से पूछो जाके कि तुम्हारी माँ ने 8 बच्चे क्यों दिए। और मोदी जी अगर ये 2 का कानून वहीं लागू हो गया तो तुम्हारा तो कोई अता ही पता ना होता, क्योंकि तुम 4 नंबर के हो। 2 पर स्टॉप हो जाता तो तुम कहां रहते। सिर्फ तुम्हें कानून लाने आता है, तुम समझते हो कि हम ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते हो, पब्लिक सब कुछ जानती है। और मेरे दोस्तों, पप्पू जी आपके सामने सारी बातें अर्ज करेंगे। मैं सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहता हूं कि किसी गलत फहमी में मत रहना, किसी गलत फहमी में मत रहना, किसी धोखे में मत रहना। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का खानदान अपनी शहरियत का सबूत नहीं दे सकता तो तुम किस खेत की मूली हो। जब 38 साल मिलिट्री में काम करने वाला अपनी शहरियत का सबूत नहीं दे सकता तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या बसात है। इसलिए इसके चक्कर में मत रहो। सिर्फ एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे कोई बेईमान शहरियत का सबूत नहीं मांग सकता। मोदी जी आए हैं, कारोबार कितना तरक्की कर रहा है आपको मालूम है ना। अरे बताओ कारोबार कितना तरक्की कर रहा है। नहीं, एक छोटी में मैंने एक कहानी दोबारा पढ़ी थी 40 साल पहले। 40 साल पहले पढ़ी थी, आज दोबारा ये जो दिन गुजरा ना शनिचर, उसके इनकलाब में वो छपी हुई कहानी है, जरा सुन लो। एक बादशाह थक कर किसी गरीब आदमी के यहाँ आ गया। वो गरीब आदमी बेचारा उसको पहचानता नहीं था। बादशाह ने कहा प्यास लगी है, कुछ पिलाओ। घर वाले की बच्ची दौड़ी हुई गई, आंगन में एक फल का दरख्त था, जल्दी से फल निचोड़ा और निचोड़ करके उसने गिलास में लाके भर दिया। बादशाह के सामने एक फल जो निचोड़ा गया तो पूरा गिलास भर गया। अब बादशाह पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है, लेकिन सोच रहा है कि एक फल में जब पूरा गिलास भर रहा है तो इसको कितनी आमदनी होती होगी। अगर हम इस पर जीएसटी लगा दें तो हमारा खजाना भर जाएगा। वो घर वाले गरीब बेचारे परदेसी समझ के, मेहमान समझ के इसकी खिदमत कर रहे हैं, और इसकी बेईमानी देखो कि उसके ऊपर ये जीएसटी लगाने की सोच रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर आया वही बादशाह उसी दरवाजे पर, कहा जरा सा ला के देखो, प्यास लगी है। वो लड़की गई और वहां से फल तोड़ के ला के निचोड़ रही है।
तो पहली मर्तबा में एक फल में पूरा गिलास भर गया था, अब की 4-4 फल निचोड़ने पर तब कहीं जाके गिलास में रस भरा है। बादशाह से बर्दाश्त नहीं हो सका। बादशाह ने कहा कि बेटी क्या मामला है, पहली मर्तबा जब तुमने निचोड़ा था तो एक ही मर्तबा में पूरा गिलास भर गया था, और अब की मर्तबा 4-4 फल निचोड़ना पड़ा तब जाके कहीं गिलास में इतना सा रस और शरबत हो सका। लड़की ने जो जवाब दिया है वो आप सुनिए। कहा हुजूर, मुझको लगता है कि हमारे बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, क्योंकि बादशाह की नीयत बिगड़ती है तो पब्लिक के कारोबार पर उसका असर पड़ता है। बादशाह की नीयत बिगड़ती है तो पब्लिक के कारोबार पे उसका असर पड़ता है। हमें लगता है कि बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। बादशाह दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ, तौबा किया और उसके बाद कहा कि बेटी लगता है बादशाह ने तौबा कर लिया है, जरा एक आध फल और निचोड़ो। अब की मर्तबा जो लाके उस बच्ची ने निचोड़ा तो एक ही फल से पूरा गिलास भर गया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि मैं ही बादशाह हूँ, गलती से मैं बहक गया था, मेरे दिल में बदनीयती आ गई थी। मुझे बताना है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि मुल्क के हुक्मरां की, गद्दी पे बैठने वाली की नीयत अगर बिगड़ती है तो उसका खमियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। और ये गवर्नमेंट, बस एक बात और मैं अपनी जगह, 3 किस्म का हट मशहूर है, पुराने लोग जानते होंगे। एक होता है राज हट, एक होता है बाल हट, एक होता है तिरिया हट। राजा की जिद मशहूर है, फैसला कर लिया तो कर लिया, मोदी जी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ये राज हट है। ये जो मोदी बोल रहा है, ये जो अमित शाह बोल रहा है कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उसको एहसास है कि हमारे इस गलत फैसले की वजह से मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन वो अपने राजहट के ऊपर अड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि तुमने अपना राजहट अपना लिया और निभाया, तो बालहट का अधिकार तो हमको है ना। तुम राजहट पर जमे हुए हो तो हम भी बालहट पे जम जाएंगे, और हमारी खवातीन तिरिया हट पे जम जाएंगी। 2 हट एक तरफ होंगे, अकेला हट तुम्हारा होगा तो तुमको हटना पड़ेगा। और चलते चलते अर्ज करूं कि सिर्फ नारे लगाने और ताली बजाने से तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। एक शेर सुन लो, एक शेर सुन लो। मैंने दरियापुर में कहा, अभी दोपहर को कहा कि अपने दरवाजे से बाहर निकलने को तैयार नहीं, अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं, मैदान में आने को तैयार नहीं, और सिर्फ तालियां बजाओ तो ये हिजड़ों का काम है, और हिजड़ों के काम से तुम्हारा मसला हल नहीं होता है। ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए। जिसे जीना हो, जिसे जीना हो, मरने के लिए तैयार हो जाए। ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। और अगर तुमने कमर कस लिया और ठान लिया तो तुमको एक बात बता के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी ताकतवर हुकूमत भी अगर निहत्तों से टकराई है, बड़ी से बड़ी हुकूमत अगर निहत्तों से टकराई है तो उस हुकूमत को भी नाक रगड़नी पड़ी है, उस हुकूमत को भी चकनाचूर होना पड़ा है। तुम मजलूम हो, अल्लाह की मदद मजलूमों के साथ होती है, जालिमों के साथ नहीं होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत करने की जरूरत है। पप्पू जी 2 मिनट और देंगे। आज हमारी हालत है मदक्की वाली, आज हमारी हालत है मदक्की। जो मदक खाया करता था, नशे में रहता है,
कुछ करना नहीं चाहता, उसको हम लोग ठेठ जुबान में मदक्की कहते हैं, अफीमची कहते हैं। उसने सुन लिया दो मदक्कियों ने कि अल्लाह रोजी देता है, तो कहा जब अल्लाह रोजी देता है तो हाथ पैर हिलाने की क्या जरूरत है। दोनों चले, बैर का मौसम था, दरख्त के नीचे मुंह खोल के सो गए कि अपने आप पैर टपकेगा, हमारे मुंह में चला जाएगा, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। तो अब बैर निशाना लेके तो नहीं टपकेगा कि सीधा उसके मुंह में जाए। एक दो उसके मुंह में गया, बाकी एक आदमी के छाती पे गिरा हुआ था, उधर से गुजरने वाला एक आदमी गुजर रहा था, तो जिसकी छाती पे बैर गिरा हुआ था उसने उस गुजरने वाले से कहा कि भाई साहब जरा उठा करके मेरे मुंह में डाल दीजिए। उसको बड़ी हैरत हुई कि ये आदमी है, इसके पास अपना हाथ पैर है, उसके सीने पे पड़ा हुआ है, हमको कह रहा है कि उठा करके हमारे मुंह में डाल दीजिए। उसको हैरत हो ही रही थी, जब तक बगल में जो सोया हुआ था उसने कहा कि हुजूर बिल्कुल मत डालिएगा, हुजूर बिल्कुल मत डालिएगा। कहा क्यों, ये और हैरत की बात है, एक कह रहा है कि उठा के मेरे मुंह में डाल दो और दूसरा मना कर रहा है कि बिल्कुल मत डालो। तो इसने जब देखा तो उसने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। कहा हुजूर कल मेरे हमें मुंह खोल करके लेटा हुआ था और उधर से एक कुत्ता आया, टांग उठा के मेरे मुंह में पेशाब करने लगा, इसने मना नहीं किया था। अपनी लड़ाई अगर अपने लड़ने के लिए आप तैयार नहीं हुए, भिखारों की तरह हमेशा दूसरे का मुंह देखते रहे, तो तुमको इंतहाई बेइज्जती और जिल्लत से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती।